हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे श्वसन, रेस्पिरेशन। आप सभी जानते हैं कि शरीर के प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा आती कहाँ से है? यह ऊर्जा भोजन से हमारे शरीर को प्राप्त होती है, परंतु भोजन में संचित ऊर्जा की मुक्ति के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हमें श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है। तो श्वसन क्या है? भोजन से संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। और श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि श्वसन क्या है। तो श्वसन को हम लोग साधारण सा परिभाषा देंगे कि भोजन से संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया, विमुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। बिल्कुल ही सरल है, यानी हम लोग जो भोजन करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में हमारे रक्त के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं में चला जाता है, और फिर जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन जाता है उससे अभिक्रिया करके और भोजन टूट करके ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं, संपूर्ण श्वसन क्रिया को दो प्रमुख चरणों में बांटा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं, पहला है बाह्य श्वसन और दूसरा है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन जो है, बाहर से ऑक्सीजन किस प्रकार हमारे शरीर को प्राप्त होती है इसके बारे में जानेंगे, और अंतः श्वसन यानी ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर चला आता है तब वो किस प्रकार की क्रिया करती है इसके बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले आप बाह्य श्वसन के बारे में जान लीजिए। ये बाह्य श्वसन क्या है? तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहरी वातावरण में छोड़ना बाह्य श्वसन कहलाती है। बाह्य श्वसन में होने वाली क्रिया फिर दो प्रकार की होती है। तो सिंपल है, जो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं के द्वारा बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो ये बाह्य श्वसन कहलाता है। और बाह्य श्वसन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रक्रिया है, जिसे पहला कहते हैं श्वासोच्छ्वास। इसको लिख लीजिए, श्वासोच्छ्वास, जिसको अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्रीदिंग, यानी BREATHING, ब्रीदिंग यानी श्वास लेना। और जो दूसरा चरण है वो है गैसों का परिवहन, गैसों के परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, इसको कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो अब आप जानिए ये श्वासोच्छ्वास क्या है। श्वासोच्छ्वास तो मुख्य रूप से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है।
और श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों जैसे फेफड़े के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर श्वासोच्छ्वास को 2 चरणों में बांटा गया है। तो यहाँ सिंपल है कि सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है उसको हम लोग कहेंगे श्वासोच्छ्वास। और ये जो श्वासोच्छ्वास है, जो ब्रीदिंग है, उसको हम लोग फिर 2 भाग में बांटेंगे, जिसे पहला कहते हैं प्रश्वास, इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन, यानी हवा को शरीर के अंदर ले जाना। और दूसरा कहते हैं उच्छ्वास, ये वायु के साथ ऑक्सीजन को श्वसन अंग तक पहुंचाना प्रश्वास कहलाता है। और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरेशन। तो समझ गए, बाह्य श्वसन 2 भाग में है, श्वासोच्छ्वास और गैसों का परिवहन, जिसमें श्वासोच्छ्वास फिर 2 चरण है इसके, प्रश्वास और उच्छ्वास। तो सिंपल है, इसको थोड़ा सा लिख ले सकते हैं। प्रश्वास किसे कहते हैं? प्रश्वास यानी इंस्पिरेशन जो है, इंस्पायरेशन कह सकते हैं इसको, यानी वायु के साथ ऑक्सीजन को श्वसन अंग तक पहुंचाना, श्वसन अंग तक पहुंचाना प्रश्वास कहलाता है। और फिर उसी तरह से जो उच्छ्वास है, यानी जो एक्सपायरेशन है, ये है फेफड़ा से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल, उच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सरल है। अतः जो श्वासोच्छ्वास है वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन युक्त हवा शरीर के भीतर फेफड़े तक लाई जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा उच्छ्वास की क्रिया द्वारा बाहर वातावरण में लौटा दी जाती है। और यह जो दोनों प्रक्रिया है, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया, ये पूर्णतः यांत्रिक होती है, अर्थात पूर्ण रूप से मैकेनिकल होती है। और दूसरा जो चरण है उसको कहते हैं गैसों का परिवहन, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। सिंपल है, जब ऑक्सीजन फेफड़े तक चली जाती है तो जो हमारा रक्त है वो ऑक्सीजन को सोख लेता है कहिए, और ऑक्सीकृत जो रक्त है वो पूरे शरीर में दौड़ रहा है। तो इस क्रिया में ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां पाचन के द्वारा ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कोशिका से पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचा दिया जाता है, और फिर फेफड़ा क्या करता है, उसको बाहरी वातावरण में छोड़ देता है। तो इस प्रकार से गैसों का परिवहन होता है, अर्थात बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन जैसे ही फेफड़ा तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन रक्त में खुल जाता है और रक्त
पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। इस प्रकार गैसों का परिवहन होता है। तो अब ये तो हुआ बाह्य परिवहन, बाह्य श्वसन। अब हम लोग आते हैं अंतः श्वसन, यानी जब श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया में यानी अंतः श्वसन में कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनाता है, और इस ऊर्जा को एटीपी अर्थात एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होती है, जिसके बारे में आप भोजन के पाचन के समय आप पढ़े थे। तो फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी होती है, चूंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में श्वसन के द्वारा पहुंचता है, तो इसलिए इसे अंतः श्वसन कहा जाता है, या इसे कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। और इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये मान लीजिए यहाँ कोशिका है, और कोशिकाओं में एक तरफ से भोज्य पदार्थ आता है, ये भोज्य पदार्थ होता है, और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन आता है। और जब कोशिका में प्रक्रिया होती है, रासायनिक विक्रिया होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और ऊर्जा निकलती है जो कि एटीपी कहलाती है। तो ये डायग्राम है अंतः श्वसन का। तो इसको लिख भी सकते हैं, तो याद रहेगा आपको, तो लिख लीजिए। इस प्रक्रिया में कोशिका अर्थात अंतः श्वसन में मौजूद भोज्य पदार्थ यानी जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्रदान करती है। अब यहाँ आप जान लीजिए, चूंकि यह प्रक्रिया जो है कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे ऑक्सी या वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। इसलिए इसे ऑक्सिया वायवीय श्वसन, या इसको कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। जैसे कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ये प्रक्रिया सेल में होती है, कोशिका में होती है, और ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनती है। और चूंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं या ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। और इसका रासायनिक अभिक्रिया आप पहले भी देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। जो C6H6O6 जो कि ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जब श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन मिल जाता है सेल में, कोशिका में, तो दोनों ये क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आप पढ़े, तुरंत फेफड़ा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है,
और ये जो जल बनता है ये भी धीरे धीरे जमा होते जाता है और मुख्य रूप से जो आवश्यकता होती है उसको कहते हैं एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताया था, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रकार है जो हमारे शरीर को संचालित करता है। तो आप ये जान गए कि जब ग्लूकोज का विखंडन होता है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यहाँ लिख लीजिए, जब ग्लूकोज का विखंडन किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तब यह प्रक्रिया ऑक्सी या YBA, जिसे मैंने पहले बताया, यानी एरोबिक कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ पर जान लेने लायक है कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, कभी कभी ऐसा होता है, जिसे आगे भाग में आप पढ़ेंगे, तब वह प्रक्रिया अनऑक्सी या अवायवीय कहलाती है। अवायवीय यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, यानी अनऑक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाती है। और इस क्रिया में ग्लूकोज, लिख लीजिए, इस अभिक्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन के बिना ही विखंडित होकर यहाँ अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा का निर्माण करती है। तो अनऑक्सी जो अभिक्रिया है, अनऑक्सी अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूट करके और ग्लूकोज विखंडित होकर के अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। तो अनऑक्सी अभिक्रिया में लिख सकते हैं, ग्लूकोज में किस में टूटती है? ये टूटती है अल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा। और अनऑक्सी अभिक्रिया होती है ईस्ट में। किसमें होती है? अनऑक्सी अभिक्रिया किसमें होती है? ईस्ट के द्वारा होती है, यानी ईस्ट जब जनन करता है, ईस्ट में होता है और इस प्रक्रिया में अल्कोहल बनता है। और इसीलिए ईस्ट का जो निर्माण आप सूक्ष्म जीव के समय पढ़े थे कि ईस्ट का उपयोग जो होता है
अल्कोहल के निर्माण में होता है। और झारखंड में आप ये जान लीजिए कि ईस्ट के स्थान पर रानों का प्रयोग करके स्थानीय पेय पदार्थ हड़िया का निर्माण किया जाता है, जो यहाँ के लोग, यहाँ के आदिवासी समुदाय बहुत ही पसंद करते हैं। तो ये हो गया श्वसन की बातें। अगले भाग में श्वसन को ही आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।